ठीक है। एंड प्लस जो भी होमवर्क मिल रहा है रेगुलरली करके आओ बच्चों, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पहले 9th को भी बोल के चुकी हूँ, आपको भी बोल रही हूँ, जितना मर्जी कर लो, मैथ्स लास्ट के 10 दिन में नहीं होगी। आपकी एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, ये सब लास्ट के 10 दिन में रट्टा मार लोगे, लेकिन मैथ्स को लास्ट के 10 दिन में रट्टा नहीं मारोगे। तो थोड़ा थोड़ा अभी से करते रहो, सर्कल्स के क्वेश्चंस रिवाइज करो, जो काम रहता है उसको 15 मिनट्स लगाकर हम रोज कर सकते हैं। प्लस आपका इस सैटरडे, फ्राइडे आपका टेस्ट है, अगर साइंस क्लास में अगर फ्राइडे टेस्ट होगा, तो सैटरडे को मैंने सर्कल चैप्टर का टेस्ट लेना है, बुक के क्वेश्चन, सिर्फ बुक के क्वेश्चंस का टेस्ट होगा आपका, एनसीईआरटी बेस्ड, सिर्फ बुक के क्वेश्चंस दूंगी, सिर्फ लिखना है हमें यहाँ। ठीक है। और थोड़े बहुत अगर एक्स्ट्रास दूं, मैं थोड़े बहुत करवाती हूँ, वैसा ही कुछ दूंगी। राइट। अब आते हैं, हमने कितने क्वेश्चंस किए थे इसमें, एग्जाम्पल नंबर 3 करना है तो ट्रिग्नोमेट्री आती है, सारी आती है कैसे? कितने मार्क्स आए थे इस बार मैथ्स में आपके? पेपर मुझे सेंड करोगे अपना? ठीक है। मैं आपके पास अपना नंबर भी है फोन? हाँ, मुझे देकर जाना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ एक तो। और आपका मुझे पेपर चाहिए, आंसर, आपको आंसर शीट मिलती है, वो भी मुझे लेकर आना कर देंगे। ठीक है। इसी कहाँ करती हूँ। आ जाओ, हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 रहता है, क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया था, नहीं क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था, है ना? क्वेश्चन 11 भी हो गया था। ठीक है। अब सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, सर्कल्स चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 3 करना है हमें। पहली बात तो, सर्कल्स के क्लास 9th के सारे रूल्स हमारे पास हैं। और दूसरी चीज जो हमने इस क्लास में 10th क्लास में दो मेजर रूल्स किए हैं, सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ होती है, ठीक है, टेंजेंट जो सर्कल को टच करते हुए जाती है, और सीकेंट होती है जब कॉर्ड को एक्सटेंड कर दिया। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, सीकेंट एक लाइन है। टेंजेंट सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करते हुए जाएगी। ठीक है। और हमारे दो रूल्स होते हैं, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पे सर्कल, टेंजेंट ने सर्कल को टच किया, वो बनता है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। ऐसे ही हमने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल के बाहर एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की। इन टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी, जिसे हम लिखते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है। ये दो मेजर रूल्स हैं जो हम यहाँ पर यूज करते हैं, जो नई चीजें आपने यहाँ पढ़ी होगी। क्लियर हो गया इस क्लास में जो पढ़नी है? स्कूल में सर्कल शुरू हुआ है? नहीं, कौन सा चैप्टर चल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो तुमने किया हुआ अच्छे से? नहीं, वहां पे पिछली वाली ट्यूशन पे हो गया था वो, वहां पे भी नहीं करवाया था, क्यों? अच्छा, आपका मिक्स बैच था कि आपके स्कूल का बैच था वो? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो स्कूल के साथ करो, उसका एक्स्ट्रा जितने भी रिवीजन है मैं थोड़ा बहुत करवाने की कोशिश करूंगी। ये दोनों लिख लिया हमने, लिख लो इसको। आ जाओ फिर एग्जाम्पल नंबर 3 ड्रॉ करो। छुट्टी कितने बजे होती है तुम्हें? आफ्टर 6 o'clock फ्री हो? हाफ एन आवर नहीं ना, इस वीक में ही पूरा करवा दो काम। एग्जाम्पल 3 ना 2019 में ना एज इट इज बोर्ड पेपर में आया था। ठीक है। अब ये आज इस बारे पेपर में आएगा या नहीं आएगा कुछ नहीं कह सकते, आने को आ भी सकता है, बिकॉज एग्जैक्टली पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है। ठीक है। इजी भी है, और जो रूल हम कर रहे हैं ना इसमें, वो आपने कहीं ना कहीं बाकी सब, जब हमने सर्कल्स का चैप्टर किया था इन क्लास 9, तो वहां पर भी ये यूज किया होगा। ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे पहली चीज तो इसमें दी हुई है कि एक सर्कल है, उसको दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है। क्लियर? सो वी हैव अ सर्कल, two tangents are drawn from external point P
तो यहाँ टी से ना, इसको इस तरह से बनाते हैं क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। सो नाउ टी से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही हैं। इन दो टेंजेंट्स के बारे में हमें क्या पता है? इक्वल इन लेंथ। ठीक है। अब जो मैं प्रूफ आपको लिखवाऊंगी ना, वो बुक में लिखा नहीं हुआ है, पर आपने लिखना है उसको फाइनल पेपर में जैसे मर्जी, बिकॉज ये ना नंबर बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, है ना, हमें कैलकुलेशंस करनी है, ये एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है। बट अगर हमारा 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए ना, तो स्टेप बाय स्टेप हम उसे लिख सकते हैं, तो दैट इट्स इजी, और बाकी किसी क्वेश्चंस में भी हमारे लिए यूज हो जाता है। राइट। तो मुझे दो टेंजेंट्स दी हुई है, टी से पी और क्यू तक जा रही है, टीपी एंड टी क्यू इक्वल लेंथ है। तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया ना, पी क्यू, वो कॉर्ड दी हुई है सर्कल की, देखो लिखा है ना पी क्यू इज कॉर्ड, उसकी लेंथ दी हुई है। तो गिवन में मुझे पता है पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, और जो ये कॉर्ड है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन की हुई है। फिर इस सर्कल का एक सेंटर दिया हुआ है ओ, और इसकी रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस तो ना सेंटर को किसी भी सर्कल के पॉइंट से ज्वाइन कर दो, बन जाएगी 5। लेकिन हमारे को किसके लिए फायदा होगा? जो पॉइंट गिवन है ए और बी, उसी पर ज्वाइन कर दे, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम क्यों बनाए? ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया जाएगा। दो फायदे हैं, मुझे पता है रूल भी है, रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर दिया, रेडियस बना दिया, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया अपने पास। ठीक है। उसके बाद उसने कहा है टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट टी, फाइंड द लेंथ टीपी। इस टीपी की लेंथ निकालनी है, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो गिवन में मुझे पता है टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स, PQ is the chord 8 सेंटीमीटर, O is सेंटर, तो OA और OB इक्वल हो गए 5 सेंटीमीटर। ठीक है। टू प्रूफ में या टू फाइंड में हमें लिखना है कि लेंथ टीपी की निकाल, तो टीपी की लेंथ हमें निकालनी है, टू फाइंड लेंथ ऑफ टीपी। और कंस्ट्रक्शन में लिख देना जॉइन ओटी। सॉरी, पिछली वाली क्लास में वो करवाया, सॉरी। ओपी इक्वल्स टू ओक्यू, ज्वाइन ओटी कर दिया। और ओटी ना यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है जहां पर पीक्यू को, उसको आर डिफाइन किया हुआ है बुक में, तो मैंने भी उसे आर ही लिख दिया। और क्योंकि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसको डॉटेड में शो करते हैं। बुक में भी डॉटेड में शो किया हुआ है ना, कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड में होती है। ज्वाइन ओटी हो गया अपने पास। ठीक है ना, इतना हमने लिखा। आपको ये मैंने बताया था टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना, और ये ओपी और ओक्यू भी इक्वल है। राइट। तो पहला ना देखो, बेसिकली ना आपको मैंने ब्रॉडली ये समझाया था कि ऐसे टेंजेंट्स को, और अगर हम रेडियस को ज्वाइन करते हैं, तो एक फिगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन गया, ओ पी टी क्यू बन गया ना। दिस इज ओ, दिस इज पी, दिस इज टी, दिस इज क्यू, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया अपने पास। मैंने आपको कहा था क्योंकि इसका ये एंगल भी 90 है, रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ परपेंडिकुलर ये भी 90 है, तो ये साइक्लिक हो गया। और इसको अदर नेम दिया था काइट। क्लास 8 में पढ़ा था काइट की जो फिगर होती है, उसमें लॉन्गेस्ट डायगोनल शॉर्टेस्ट को बाइसेक्ट करता है। लॉन्गेस्ट डायगोनल ओटी हो गया, शॉर्टेस्ट कॉर्ड हो गई। मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन में जब ऐसा डायगोनल बनता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनता है ना, कॉमन कॉर्ड बाइसेक्ट होती है बाय द लाइन जॉइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर। एमसीक्यू में डायरेक्टली यूज करेंगे। यहां पर ना उसने बस एक पैराग्राफ में इसे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना, पी क्यू लेंथ 8 दी हुई है ना, मैं पी आर और आर क्यू को इक्वल प्रूफ करना चाहती हूँ, इसने डायरेक्टली एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया। मैं आपको प्रॉपर प्रूफ लिखवाऊंगी, क्योंकि वो चीजें ना आप फर्दर यूज भी कर सकते हो, किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम उसी चीज को लिखेंगे, मतलब पहले मेरा मकसद है आर को मिड पॉइंट प्रूफ करना पी क्यू का। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे सॉल्व होगा, पीक्यू की लेंथ दी हुई है, टीपी निकालना है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। राइट। तो सबसे पहले प्रूफ में मैं क्या लिखती हूं, इन ट्राइंगल टीपीओ एंड ट्राइंगल टीक्यूओ, ये दो ट्राइंगल्स ले लिए, इनको मैंने कॉन्ग्रुएंट करना है। ऑफ कोर्स अगर मैं ट्राइंगल्स की बात कर रही हूं तो मुझे कॉन्ग्रुएंसी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, टेंजेंट्स
फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। हमने टेंजेंट्स को इक्वल ले लिया। दूसरा क्या लगता है, क्या लोगे? ओटी इज इक्वल टू ओटी कॉमन। 90 डिग्री एंगल भी ले सकते हो, रेडियस भी ले सकते हैं। 90 डिग्री एंगल लोगे आरएचएस, रेडियस लोगे तो ट्राइंगल्स किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए? एस 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 एस, सॉरी, साइड साइड से वी हैव एस एस। और ये सारा सिर्फ एक ही मकसद से किया गया कि जब मुझे दो ट्राइंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए तो मेरे पास ये दो एंगल्स थे। एंगल पीटीओ इज इक्वल टू एंगल क्यूटीओ सीपी सी। है ना? जो आपने कहा भी था, इक्वल टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। टेंजेंट्स अगर सर्कल को है ना तो दोनों अपने एंगल इक्वल बनाती है ना? तो ये हमने वो प्रूव कर दिया उस रूल को। अब इसके बाद मुझे लेना है ट्रायंगल पी आर टी। देखो फिगर में ट्रायंगल पी आर टी, ऐसे ही ट्रायंगल क्यू आर टी। ठीक है, ट्रायंगल पी आर टी एंड ट्रायंगल क्यू आर, क्या इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? पी आर टी क्यू आर टी, एक तो यही हो गया। हाँ, ये जो एंगल वन एंगल टू लिखा था हमने, ये हो गया। और टी आर कॉमन कौन से ट्राइंगल से हो गया? एस 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 एस। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे पीटी इज इक्वल टू क्यूटी, ये तो हमने एज प्रूफ अबव भी लिखा हुआ है, राइट। टी आर इज इक्वल टू टी आर कॉमन। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हमने एंगल पीटीओ लिखा है ना, इसको एंगल वन एंगल टू लिख लो। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, प्रूव्ड अबव। अब ये सारा जो दो पार्ट्स की है ना, हमने सिर्फ इसलिए कि आर मिड पॉइंट बन जाए। और एक और चीज, ठीक है, तो ट्रायंगल पी आर टी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल क्यू आर टी को बाय एस ए एस रूल। और इससे मेरे पास आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू क्यू आर सीपी। पहले तो यही चीज आ गई बड़े अच्छे से, है ना? हमने इन दोनों को ले लिया। यहाँ पे देखो उसने लिखा है, बुक में अगर पढ़ोगे ना, उसने एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया। पर 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा ना, आता 5 नंबर में है। पिछली बार जब ये आया था तब 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, तो उसमें आया था ये, राइट। तो मैं चाहूंगी इसको ऐसे लिख लो तो याद करना आसान है कि हमने क्यों प्रूव किया, राइट। तो उसने लिखा हुआ है ड्रॉ इन ओटी, लेट इट इंटरसेक्ट पी क्यू एट आर, वो कंस्ट्रक्शन हो गई। देन इन ट्राइंगल पी टी पी क्यू इज आइसोसलेस, ठीक है, एंड टीओ इज द एंगल बाइसेक्टर। अब ये इसने एंगल बाइसेक्टर ना थ्योरम के साथ में लिखा था कि वो एंगल बाइसेक्टर होता है ना? अब कुछ टीचर्स तो मान लेते हैं कि हाँ जी हमने यूज कर लिया ना, सम टीचर्स आगे हो कि नहीं आपने कैसे बताया एंगल बाइसेक्टर है। तो हमारे लिए वो प्रूफ है कि वो एंगल बाइसेक्टर है। टी क्यू को एंगल बाइसेक्टर कैसे कहा हमारे पास, टीओ को, वो हमारे पास प्रूफ है। एंड ओटी परपेंडिकुलर होगा, सो ओटी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। मतलब जब मैंने पी आर और क्यू आर को इक्वल लिया, आर मिड पॉइंट हो गया, और मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रही हूँ, सो कैन आई से एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी ऑल्सो सीपी सी टी। नाइन्थ में ना ये चीज बहुत की हुई आइसोसेलेस ट्राइंगल में। फिर ये दोनों क्या बनते हैं आपस में? पी आर टी क्यू आर टी, पी आर टी और ये क्यू आर टी आपस में क्या बन रहे हैं? दोनों इकट्ठे एक स्ट्रेट लाइन पर है, लीनियर पेयर। इक्वल भी है, लीनियर पेयर हो गया, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा कि देयरफॉर ओटी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एट आर। वही काइट की प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगोनल।
अब कुछ टीचर्स तो इसको एक्सेप्ट कर लेती है। किसी और क्लास में ना मैंने लिखवा दिया था कि एक डायगोनल है, इससे प्रूव कर दो। अब टीचर ने कहा नहीं, ऐसे तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि काइट क्या होती है हमें पता ही नहीं, काइट क्या होती है। कहते हमने तो कभी नहीं पढ़ा, काइट की फिगर है एंड इट्स एन एक्चुअल केस। स्कूल टीचर ने कहा नहीं जी, ये प्रूफ ठीक नहीं है। ठीक है, तो लेट्स गो बाय दिस प्रूफ, क्योंकि ये सब एक्सेप्ट करेंगे। इतना बड़ा नहीं लिखना, तो जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो समझ लो, उसको 4-5 लाइन है उसको ऐसे ही लिख लो, इल सस्टेन। बट आई थिंक 5 मार्क्स में हम इतना लिख सकते हैं। ठीक होगी बात ये। तो यहां से आप लिख दोगे एंगल पी आर टी, है ना, 9th में बहुत बार लिखा है, एंगल क्यू आर टी इज 180 डिग्री लीनियर पेयर। अच्छा अभी ना एक क्लास में ना, अभी किसी आई थिंक कॉन्वेंट के पेपर 9th में ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था एजर्शन रीजनिंग का। इसमें एजर्शन में लिखा हुआ था, लीनियर पेयर की बात हुई ना तो मैं आपको बताती हूँ। उसमें लिखा था एजर्शन में 110 एंड 70 डिग्रीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन ही बताती हूँ। लीनियर पेयर की ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी उसमें, जो एजर्शन रीजनिंग में ध्यान रखने वाली बात भी होती है। हाँ, पेयर ऑफ एंगल्स 110 और 70 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रू और फॉल्स। एजर्शन ट्रू होगी फॉल्स होगी? बोलो सर। ट्रू है ना, 110, 110 है एंड 70 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रू है ना। अब रीजन में लिखा है टू एंगल्स हैविंग सम 180 डिग्रीज आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हाँ, तो कौन से एंगल होते हैं वो, जब लीनियर पेयर बनते हैं जिनका सम 180 होता है, उन दो एंगल्स को हम कौन से एंगल्स बोलते हैं? टू एडजेसेंट एंगल्स। याद है 9th में क्वेश्चन किया था, ये ऐसे दो एंगल्स है, ये एक्स है वाई है, और ये ए बी सी दिया हुआ था, यहाँ डी। ए बी सी को स्ट्रेट लाइन बनाना है तो एक्स प्लस वाई कितना होगा? 180, है ना। तो यहाँ पर ये जरूरी चीज थी, सभी ने इसमें ए मार्क किया था, मोस्टली सब कह रहे थे कि नहीं जी सही है। मैंने कहा नहीं, इसमें लिखना चाहिए टू एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे तो दो भी एंगल्स लेकर मैंने कह दिया जी वो सब लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन में होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से एंगल्स आएंगे? टू एडजेसेंट एंगल्स। इसकी वजह से रीजनिंग इज फॉल्स। तो लीनियर पेयर मैंने यहां पर लिया ना क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में था। लेकिन ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल देखो, पी और क्यू, ये भी 90, ये भी 90, ये सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ गई बात है, राइट। चलो अब आए अपने क्वेश्चन पे। हमने उसको लीनियर पेयर ले लिया। दिस इज इंटरेस्टिंग प्रूफ, क्योंकि यही एजर्शन रीजनिंग ना इन सब बातों में ही होती है। बस हल्की सी रीजनिंग में हमने फॉल्ट सा लिख लिया और हमने क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत कर लिया अपना। तो ये लीनियर पेयर आ गया, तो हमें पता है एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। देयरफॉर एंगल पी आर टी किसके इक्वल आ जाएगा? 90 डिग्री। ये सब काम इसलिए कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। जो उसने दो लाइंस में प्रूव किया, हमने उसको दो डिफरेंट प्रूफ्स में लिखा है। ठीक है, तो सिर्फ मुझे इतना रिजल्ट चाहिए था, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल पी आर ओ इज 90। सिर्फ इसके लिए कि ये 90 है और ये इक्वल है, तो ये 4 और ये 4 आ गया। अब इसके बाद भी इसके दो प्रूफ है ना। मैं वो कर पाऊंगी जो बहुत जल्दी समझ में आता है। और एक ही वर्ड याद कर रखना है कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब साइड्स निकालनी है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। दूसरी चीज है ट्राइंगल्स है, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। दूसरी चीज होती है सिमिलैरिटी। ठीक है, वो थोड़ा सा, वो बहुत एक स्टेप का आंसर होता है। अगर आपने सिमिलर ट्राइंगल्स कर लिया ना इसको, तो एक स्टेप का आंसर है। पाइथागोरस में दो इक्वेशंस बनेगी, पर पहले मैं पाइथागोरस ही करवाऊंगी। हमारे पास में तीन ट्राइंगल्स बनते हैं, तीन राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें। एक तो मेरे पास ट्राइंगल है बड़े वाला ओपीटी। अब यार ऊपर वाले ट्राइंगल में काम कर लो या नीचे वाले में, दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो किसी में भी काम कर सकते हैं। तो आई टेक ओपीटी वाला। ठीक है, दूसरा मेरे पास ट्राइंगल है ओआरपी या पीआरओ, ये भी राइट एंगल है। और तीसरा मेरे पास है पीआरटी, ये भी राइट एंगल है। तीन राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। तीनों में ना साइड्स को लेके पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। समझ में आ गया? बस फर्क कितना है कि मैंने इसमें लेट पीटी लिख लिया वाई, लेट आर टी उसको लिख लिया एक्स, बस। ये लिख लो सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। तीनों में ना आराम से पाइथागोरस लगाओ।
राइट एंगल के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम लिखो। सबसे पहले मैं लेती हूँ ट्राइंगल पीआर। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ ट्राइंगल पीआर से, ठीक है। तो मुझे पहले पाइथागोरस रूल लगाना है इसमें। राइट एंगल कहाँ बना है, आर पे, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा इसमें, ओपी। समझ में आ गया ना। तो मैं लिखूंगी ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ओपी है 5 का स्क्वायर, ओ आर की वैल्यू मुझे नहीं गिवन है, पी आर है 4 का स्क्वायर। तो अब ज्यादा कैलकुलेशंस ना करते हुए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 5 बन रहा है, तो ओ आर 3 आ जाएगी, है ना। तो ये ट्राइंगल तो हमारा सॉर्ट आउट हो गया, इसके सारे पार्ट्स आ गए, इसमें एक्स और वाई कहीं नहीं आता। अब बाकी दो में से दो इक्वेशंस बनेगी, उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने ये वाला ट्राइंगल तो ले लिया। द ओनली वर्ड वाज पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिखना जरूर है। अब मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगी इन ट्राइंगल ओपीटी। अब ओपीटी में गलती होती है, क्यों, क्योंकि पी पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। ओटी इज द हाइपोटेन्यूज, ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। ये 3 है। टी आर को आपने क्या लिया था, एक्स, जो बुक के हिसाब, अच्छा बुक में उसने अलग लिया है, कोई बात नहीं। तो ओटी क्या हो जाएगी हमारी, ये 3 आ गया था और ये एक्स आ गया था, 3 + x ना, 3 + x करके उसका स्क्वायर। ओपी कितनी दी हुई है, वाई, वाई का स्क्वायर, नहीं ओपी, सॉरी 5, ओपी को मैंने लिखना है 5, और पीटी है वाई का स्क्वायर। समझ में आ गई बात है। अब क्योंकि हमने पीआरओ को तो सॉल्व कर लिया, उसमें 3 4 5 ट्राइंगल बन चुका है, मैं इरेज कर रही हूँ। एक ट्राइंगल मैंने लिया ओपीटी, अब एक रह गया पीआरटी, उसको लेंगे। करना है तो दो इक्वेशन है, पहले दोनों इक्वेशन लिख लो, फिर देखेंगे ना किसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो अब मैं ले रही हूं पी आर टी, तो पी आर स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। पी आर अपने पास है 4 का स्क्वायर, आर टी है एक्स का स्क्वायर, और पी टी है वाई का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। किसको सब्स्टिट्यूट करें पहले, वाई को 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख, ठीक है। तो ये आ गया 3 + x का होल स्क्वायर, जिसे लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, है ना, फ्रॉम 1 एंड 2। ये 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब लगता है क्वाड्रेटिक बनी है, पर बनी नहीं, क्यों, a + b होल स्क्वायर आएगा ना, इसमें एक्स स्क्वायर आ गया, उसके पास कोई कोएफिशिएंट वन ही है और कोई नहीं है, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, पूरी लीनियर इक्वेशन बनेगी इन वन वेरिएबल सिंगल सी, है ना। तो ये आ गया 9 + x² हाँ उसके आगे प्लस 6x लिखेंगे ना, ये गलती होती है जल्दी जल्दी में ना, जब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, या फिर हम भूल जाते हैं कि हमारे पास a + b होल स्क्वायर में 2ab की टर्म भी है, और ये बहुत बार गलती हो जाती है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ये 6x, यहाँ लिखा, 25 + 16 होता है 41, उसमें से 9 माइनस किया, 6x इज 32, x की वैल्यू आ गई 32/6, या जिसे लिखेंगे 16/3, है ना। और इस x को यूज करके y की वैल्यू, ये प्रूफ है जो हमने ज्यादा सोचा नहीं, 3 ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल्स लेकर उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते रहे, थोड़ा टेक्निकल होकर ना हमने फॉर्मूला बेस्ड काम किया। जो सिमिलैरिटी है ना, वो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन होता है, उससे भी बहुत इजी है। अब x की वैल्यू को y में पुट कर दो, 4 स्क्वायर प्लस 16/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 16 + 256/9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 144 + 256/9, और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी,
ठीक है, जितना टाइम है ना हमारे पास क्लास के लिए, दूसरा वाला प्रूफ भी करवा दूं, ये क्लियर हो गया ना, है ना। अब यहाँ पर ना उसने आपको दो प्रूफ दिए हैं, एक है ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी का। मैंने ना आपको सिमिलर ट्राइंगल्स में ना, जब पहले पाइथागोरस थ्योरम हुआ करती थी ना प्रूफ, तो ये प्रूफ जो है ना उसको समझना बहुत आसान था। सो कोई पाइथागोरस थ्योरम लगाता ही नहीं था, जो मैंने ये तीन ट्राइंगल्स बनाए हैं ना, कोई नहीं करता था, कहता सिमिलैरिटी करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस के प्रूफ में, थ्योरम के प्रूफ में ना जो अब हमारा रूल है वही यूज होगा। ठीक है, सो एवरीवन यूज्ड टू से मैम वही आसान है, उसी को कर लेते हैं। मैंने आपको ना राइट एंगल ट्राइंगल जब सिमिलैरिटी की थी, तो साथ में ना एक चीज जरूर करवाई होगी कि एक राइट ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल ड्रॉ किया है ना, राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यही हुआ ना। ये राइट ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। तो मैंने कहा था तीनों ट्राइंगल्स बनते हैं, तीन ट्राइंगल्स हो जाते हैं आपस में, और इनमें कंडीशन क्या होती है, ट्राइंगल्स क्या है आपस में, सिमिलर। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी बड़े वाला छोटे वाले को सिमिलर है दोनों को, और ये दोनों वाले आपस में भी सिमिलर है। ध्यान क्या होता है कि जो एंगल ए है, ये ट्राइंगल एबीडी में है, ये किसको इक्वल होगा, इस वाले एंगल, ये तो 90 आ गया ना, ये भी 90 आ गया। बच्चे ये दो, ए और सी को इक्वल करना नहीं, आइसोसेलेस बन जाएगा, मैं तो जनरल ट्राइंगल ले रही हूं, तो ये एंगल ना एंगल बी के इस वाले हिस्से को इक्वल होता है। ठीक है, ये एंगल सी ये वाले हिस्से, इसको प्रूव करना भी आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंगल ए लिया, इसको एंगल वन एंगल टू, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड कैन आई से एंगल टू प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट ट्राइंगल ले रही हूँ दोनों, अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दो का सम भी 90 होगा। ऐसे ही अगर ये एंगल 90 है तो एंगल टू और सी 90 होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सी खत्म हो गया, एंगल ए एंगल टू के इक्वल आ गया। ठीक है, इसे लिख लो। ये पाइथागोरस थ्योरम का ना प्रूफ हुआ करता था, अगर आपको थ्योरम होती थी पहले बिफोर कोविड, तो ये प्रूफ था हमारे पास। तो जब भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया है ना, तो किसी ने इसको पाइथागोरस से किया ही नहीं, सबने सिमिलैरिटी से किया है कि मैम ये तो बहुत इजीली प्रूव हो रहा है, हमने रूल पढ़ा हुआ है ये। ठीक होगी बात। तो राइट ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड को मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तीन राइट ट्राइंगल्स बन गए, एक तो मेन वाला, बाकी दो उसके टुकड़े हो गए, और इन तीनों में ना आपस में सिमिलैरिटी रूल है। अब वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस हम देखेंगे, लेकिन सिमिलैरिटी रूल है। तो कौन से एंगल्स इक्वल है, उसके लिए सबसे इजी होता है कि बाकी दो एंगल्स ए और सी को लिया, टू और सी को लिया, मैं एंगल वन और एंगल ए भी ले सकती थी, उससे मेरे पास एंगल वन और एंगल सी इक्वल आ जाते हैं, है ना। मैं एंगल वन और इसको भी ले सकती थी, वो अलग बात है, बस हमने इसको लेकर कह दिया कि एंगल ए और एंगल टू इक्वल है, तो ए रूल से ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। इतना लिख लिया हमने कि एंगल ए एंगल टू को इक्वल कैसे आया, वो हमारे पास रूल आ गया, रीजन हमारे पास है। अब इसकी वजह से मेरे पास जो कॉन्ग्रुएंस, जो सिमिलैरिटी का रूल बनता है, वो है ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर, ए डी बी सिमिलर टू बी डी सी। ठीक है, ये ना एमसीक्यू में कहीं ना कहीं करवा दूंगी आपको, जब हम थोड़ा एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस पर अगर हो सकता है ना हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो रूल हम याद कर लेंगे। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी, करवाया भी हो शायद, आपको रिविजन करेंगे तो वहां पर याद कर लेंगे, आपको सैंपल पेपर्स में ना बहुत बार एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं, सिमिलैरिटी से आया ये। अब इसको यहां कैसे लगाएंगे, उसने देखो यहीं पर लगाया हुआ है, ठीक है ना। सो ट्रायंगल आर पी, आपने इसी को प्रूव करना है। हमारे पास है इन ट्रायंगल टी आर पी, टीआरपी में उसने लिया है एंगल आर टी पी प्लस एंगल टीपीआर, एंगल आर पी टी प्लस एंगल टी पी आर, आर पी टी और सॉरी पीटीआर,
PTR is equal to 90। ठीक है, अब ये राइट एंगल के दो पार्ट्स ले लो, एंगल PPR प्लस एंगल RPO, ये भी 90 डिग्री है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो TPR RP, क्लियर हो गया, ये एंगल भी 90 है। ठीक है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इन दोनों को इक्वेट करोगे, इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, RPT प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल TPR प्लस एंगल RPO। तो ये हमारा एंगल कैंसिल हो गया। एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल RPP, ये वाला एंगल, और RP ये इक्वल। ठीक है, समझ में आ गई? लिख लो, दोबारा से इसको पढ़ लेंगे, घर जाके एक बार और रिवाइज कर लेना। और आपके पास पाइथागोरस वाला प्रूफ है ये, अगर ये नहीं करना। अब आएंगे इन ट्राइंगल PTR एंड ट्राइंगल RPO। एक तो राइट एंगल लिख लो, एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल PRO, ईच 90, और एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल RPO, प्रूव्ड अबव। तो ट्रायंगल, ये देखो मैंने कहा था ना सोचने वाला प्रूफ है, वो इतना सोचने वाली बात नहीं थी। मैंने पाइथागोरस कहा, आपने फटाफट तीन ट्रायंगल्स लिए, पाइथागोरस लगाया, इक्वेशंस फॉर्म की, इक्वेशन में पुट किया, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, उसमें सोचना नहीं पड़ा। ठीक है, वो फॉर्मूला बेस्ड था। ये सोचने वाला कि मैं कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ, मैं कौन से एंगल्स ले रही हूँ। अब अगर हमने ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो उसके बाद हम क्या लेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस साइड्स की। ठीक है, तो देखो ना, तो मैं लिखूंगी PT अपॉन RP इज इक्वल टू TR अपॉन PO इज इक्वल टू PR अपॉन R। मैं तीनों लिख लेती हूँ हमेशा। उसके बाद जो जो दिया होता है ना उसको पुट कर देते हैं। जैसे PT को हमने क्या लिया था, X, PR को हमने क्या लिया था, 4, TR अपने पास कितनी थी, नहीं, PT को Y लिया था, X लिया था, Y लिया था, इसको Y लिया था, TR को हमने X लिया था, और PO कितना है, 5। PR एक और हमारे पास है, PR इज 4 एंड RO इज। डायरेक्टली देखो, जो हमने इतना लंबा किया ना, वो डायरेक्ट आंसर आ गया। Y की वैल्यू क्या आ गई, इसके साथ करोगे 16/3, X की वैल्यू क्या आ गई, 20। इनिशियल उसका प्रूफ थोड़ा सोचने वाला है, तो उसके बाद कैलकुलेशंस इक्वेशंस की कुछ भी नहीं। ठीक होगी बात। Y की वैल्यू आपके पास आ गई 16/3 सेंटीमीटर, और X की वैल्यू आ गई हमारे पास 20/3 सेंटीमीटर। एक मिनट, अलग नहीं आ रहा है ना, ऑपोजिट आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, कि हमने इसमें 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंट रखा, ठीक नहीं लिखी। PT हमने लिया था, X लिया था, Y लिया था, हाँ हाँ, इसको Y लेना है ना, हाँ, इसको Y लेना है और इसको X लेना है। ठीक है, तभी ना आंसर गलत नहीं आएगा। ये Y है, और यहाँ पर आएगा RP एज 4, और ये X। अब ठीक आ गया ना, अब तो हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट 20 हो गई, और वो 16 है। ठीक है, दिस इज 20/3 सेंटीमीटर, 16/3 सेंटीमीटर। इतना प्रूफ करने के बाद ना कभी भी X के आगे वाले प्रूफ नहीं करेंगे, हम थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, नंबर बेस्ड होंगे। ठीक है, जो पेपर्स में आते भी हैं।
मैंने ना एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन तुम्हें वो करवाया भी था ना क्लास में, ADBECF निकाला था जिसमें, नहीं सर्कल और टेंजेंट वाला करवाया था ना क्लास में। कौन सा था देख। चलो एक क्वेश्चन लिखो जो आपकी बुक में भी था। एक सर्कल इंस्क्राइब किया है ना क्वाड्रिलेटरल, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल। ये दिया हुआ है A B C और D, और जहां पे पॉइंट्स टच हो रहे हैं वो है PQR and S। BC इज 38 सेंटीमीटर, QB इज 27 सेंटीमीटर, DC इज 25 सेंटीमीटर, AD is perpendicular to DC. AD is perpendicular to DC. Find radius of the sun. ये थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस इसमें ना हमारा क्वेश्चन ऐसे भी आता है दैट व्हेन वी हैव टू फाइंड द साइड्स या कुछ पार्ट्स या कोई पेरीमीटर निकालना हो तो वो भी करेंगे, पर सबसे पहले बेसिक में जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना वो ये रेडियस निकालना है सर्कल का। अब देखो मुझे पता है दो रूल्स होंगे बिकॉज सेंटर अभी डिफाइन नहीं किया हुआ, ये सेंटर सर्कल का मैंने ओ ले लिया, रेडियस निकालनी है तो ऑफ कोर्स राइट। पर पहले मुझे दिया हुआ है कि जो BC है दैट इज 38 सेंटीमीटर, QB ये वाला पोर्शन इतना सा वो दिया हुआ है 27, DC हमारे पास है कंप्लीट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस निकालनी। तो इस O को अगर रेडियस निकालनी है तो मुझे रेडियस को अपने फिगर में डिफाइन करना चाहिए। तो मैं किन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूं ताकि रेडियस आ जाए, कि O को किससे ज्वाइन करूं, R से भी कर सकती हूँ, Q से भी कर सकती हूँ, बट 90 डिग्री एंगल यहां दिया हुआ है तो मैं OP और OS को ज्वाइन करूं। ठीक है, हर जगह बना लो बट फायदा यहाँ होगा क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री। ठीक हो गया, OP और OS हमने ज्वाइन कर लिए, 90 डिग्री एंगल है। ये आता है MCQ में या हद से हद 2 नंबर में आएगा। तो पहला लिखोगे रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लिख दिया हमने, है ना। तो OP परपेंडिकुलर AD, OS परपेंडिकुलर CD, ये हमें समझ में आ गया। MCQ में आएगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ राइट एंगल बनाऊंगी। ये जो क्वाड्रिलेटरल है OPDS स्क्वायर होगा, क्यों, ऑल एंगल्स 90 है लेकिन साथ के साथ इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल है, RR इक्वल है, तो सारी साइड्स क्या होगी इसकी R। ये सिर्फ 90 के बेसिस पर कोऑर्डिनेट, इसको स्क्वायर मत लेना है, इसकी दो एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं, सारे एंगल 90 तो है ही है, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। तो मेरे पास फर्स्ट रूल जो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा यूज किया वो है OPDS इज अ स्क्वायर। रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ परपेंडिकुलर वो यूज कर चुके हैं। अब OPDS इज अ स्क्वायर, रेडियस फ्रॉम सॉरी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, है ना। तो अब ये अगर 27 दिया हुआ था टेंजेंट्स, मैंने आपको कहा था जब भी सर्कल एक ट्रायंगल के अंदर होगा तो ट्रायंगल की साइड्स सर्कल की टेंजेंट है। अगर सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल के है अंदर तो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स उसकी टेंजेंट है, अगर हेक्सागन के अंदर होगा तो उसकी वो साइड्स टेंजेंट है। तो ऐसे फिगर आपके पास आती है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो QB इज इक्वल टू BR।
तो बी आर की लेंथ कितनी आ गई? 27। अब बीसी हमें पूरी कितनी दी हुई थी? 38। इससे मैं क्या निकाल सकती हूँ? सी आर की लेंथ कितनी आ गई? 38 माइनस 27, 11 आ गया। अगर ये 11 आ गया तो सी एस किसके इक्वल हुआ? सी आर। और आर प्लस 11 किसके इक्वल हुआ? आर इज इक्वल टू, तो इस केस में रेडियस ऑफ द इन सर्कल विल बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर इसके बाद मैं कहूं फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर। रेडियस अपने पास आ गई। मतलब कभी क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है कि आपको ये ना कहा रेडियस निकालो, आपको कहा फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, तो उसके लिए मुझे पता है कि मुझे रेडियस निकालनी है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा ही क्वेश्चन ट्राइंगल में भी आता है। इतना क्लियर हो गया? सबने लिख लिया? ये वैसे तो 95% चांस होता है एमसीक्यू में आए, क्योंकि बहुत घूमना है ना। 27 डायरेक्टली ओरली होने वाला क्वेश्चन हो जाता है ये। बट अगर हमारे पास उसमें आ गया 2 मार्क्स में मैक्सिमम, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर बनाना है, टेंजेंट टू एक्सटर्नल पॉइंट और रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ परपेंडिकुलर, वो सारी चीजें लिखनी होंगी। ठीक है। और कैलकुलेशंस को थोड़ा सा हम कंसाइज करके लिख सकते हैं। अब ऐसे ये क्वेश्चन कब होता है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर हमने सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है। ये प्रूफ में भी आ सकता है, और ये हमारा एमसीक्यू भी, और ये फर्दर 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है। तो मैं इसमें कोई भी प्रॉपर ऐसा नहीं है कि मैंने एक ट्रायंगल लिया है वो आइसोसलेस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जनरल ट्रायंगल लिया, उसमें वो राइट एंगल है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ राइट एंगल। ट्रायंगल को नाम मैंने दिया यहाँ पर ए बी सी, कुछ इस तरह से। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को पी क्यू एंड आर, एंड ओ इज द सेंटर। ठीक है। तो लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी इज राइट एंगल्ड एट बी। ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। सर्कल विथ सेंटर ओ हैज बीन इंस्क्राइब्ड। इस सर्कल में, इस ट्रायंगल में एक सर्कल इंस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इन सर्कल। क्योंकि ये सर्कल ट्रायंगल के अंदर है, इसलिए इसको नाम दिया इन सर्कल। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस लग रहा है तो सिर्फ वो ड्राइंग एरर है। ठीक है। मुझे पता है कि ये रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ परपेंडिकुलर, वो लिखेंगे ओपी बी आर इज अ स्क्वायर। ये रेडियस ले लिया, ये रेडियस ले लिया, ये रेडियस और ये रेडियस। ए बी की लेंथ मुझे दी हुई है 6, और बीसी की लेंथ दी हुई है 8। और ये जो हम कर रहे हैं ना, इसको हम फर्दर ना, बुक में भी एक क्वेश्चन है वहां पर यूज करेंगे ये चीज। फिर ओके। हाँ, एसी निकाल लो। एसी कितना आ जाएगा? राइट ट्रायंगल है, दो इसके बेस और परपेंडिकुलर जो है वो 8 और 6 दिए हुए हैं, तो एसी कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। इजी है ना, वो तो हमने निकाल लिया। तो एसी इज 10। ठीक है। अच्छा, अगर बी बी आर हमें दिया हुआ है, बी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बीपी इज इक्वल टू आर, सी आर की लेंथ निकाल सकते हो? बीसी टोटल कितना है? 8, जिसमें से बी आर क्या ले लिया? आर। तो सी आर की लेंथ क्या होगी? ऐसे ही एपी की लेंथ निकाल सकते हो? एपी किसको इक्वल है? एपी किसको इक्वल होगी?
ए क्यू को टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये 6 - r आ गया। सी आर किसके इक्वल होगा? सी क्यू को कितना हो गया? अब बताओ क्या लिखोगे? प्लस 6 - r इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो 10 इज इक्वल टू 8 - r प्लस 6 - r, r हो जाता है एज 4/2 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया सबको? ये आज इतना ही करवाऊंगी क्लास में।